Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में गृध्रसी रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। गृध्रसी रोग को आधुनिक मत से सियाटिका रोग से कोरिलेट किया जाता है और सियाटिका जो है ये एक न्यूरल प्रॉब्लम के अंतर्गत आती है। तो आज हम गृध्रसी रोग के ही बारे में, जो इसका आयुर्वेदिक वर्णन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है गृध्रसी रोग, उसके लिए हम लोग इसके परिचय में देखेंगे, ठीक है, और परिभाषा के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ कैसे होता है उत्पन्न, तो इसके निदान का मतलब जो कारण है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद किस प्रकार से ये शरीर में उत्पन्न होता है और वो शरीर के कौन कौन से घटक हैं जो इसके उत्पन्न होने में कारण होते हैं। साथ ही साथ इसके लक्षण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या होते हैं इसके लक्षण। ये गृध्रसी रोग जो है ये शरीर में किस प्रकार से उत्पन्न होता है और इसके क्या क्या भेद हैं और भेदानुसार लक्षणों की भी बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही साथ उपचार के बारे में हम लोग, ये जो गृध्रसी रोग है, सियाटिका नर्व जो पेन होता है, इसके बारे में इसका क्या उपचार है, क्या इसकी साध्यता असाध्यता है और कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं आयुर्वेद के हिसाब से, उसके बारे में भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सियाटिका रोग की जो समस्त आयुर्वेदिक जानकारी है वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग गृध्रसी रोग के परिचय की बात करें तो गृध्रसी रोग का वर्णन प्रायः सभी संहिता ग्रंथों में मिलता है। जितने भी आचार्य हैं, जनरली जो मेन आचार्य हैं, उन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। इसके साथ ही साथ गृध्रसी नाड़ी पर दबाव पड़ने के कारण रोगी को एक तरफ के पैर में कटी प्रदेश में पैर की उंगली तक तीव्र शूल की अनुभूति होती है। तो गृध्रसी नाड़ी, ठीक है, तो गृध्रसी नाड़ी को आयुर्वेद में सियाटिक नर्व से कोरिलेट किया गया है। तब उस पर जब दबाव पड़ता है जिसके कारण रोगी के कटी प्रदेश में पैर की उंगली तक, ठीक है, जो होता है पेन होता है। इसी कारण से अगर देखा जाए तो कौन कौन से स्रोतसों की दृष्टि हो सकती है इसके बारे में भी आचार्य ने बताया है, जैसे रक्तवा स्रोतस, मांसवा स्रोतस, मेदवा स्रोतस और प्राणवा स्रोतस की दृष्टि जो है वो गृध्रसी रोग में होती है। गृध्रसी रोग में स्फिक प्रदेश से वेदना प्रारंभ होकर सख्ती के पृष्ठ भाग से होते हुए क्रमशः पैर तक होती है, ठीक है। तो स्फिक प्रदेश से होते हुए पैर तक से होती है, पृष्ठ भाग से होते हुए, ठीक है। इसमें तीव्र शूल और आक्रांत पैर का स्तंभन जो होता है ये मुख्य लक्षण माने गए हैं। मतलब कि पेन होता है तेज और आक्रांत पैर का स्तंभन, मतलब कि पैर का जो हिलना डुलना है वो बंद हो जाता है। इस प्रकार का जो शूल है वो सियाटिक नर्व के क्षेत्र में होता है। अगर मॉडर्न से इसको कोरिलेट किया जाए तो इसको जो सियाटिक नर्व का जो क्षेत्र है, हम लोग डायग्राम में देख सकें, उससे कोरिलेट किया गया है। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे गृध्रसी नाड़ी शोथ, मतलब सियाटिक न्यूराइटिस या केवल सियाटिका गृध्रसी रोग से भी कोरिलेट करते हैं। तो ये हो गया परिचय। अब इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा में आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 28वें अध्याय में बताया है कि स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठो रुजा अनुजंघात पादम क्रमात् गृध्रसी, मतलब ये एक विशिष्ट प्रकार की पीड़ा है जो स्फिक प्रदेश से प्रारंभ होकर क्रमशः कटी के पिछले भाग, फिर उरु प्रदेश, फिर जानु, पिंडली तथा पैर तक जाती है। उसे गृध्रसी रोग कहते हैं, ठीक। तो ये क्या श्लोक है कि स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठो रुजा अनुजंगात पादम क्रमात् गृध्रसी, मतलब कि इसमें स्फिक प्रदेश से प्रारंभ होकर क्रमशः कटी के पिछले भाग, उरु प्रदेश, जानु, पिंडली तथा पैर तक जाती है और उसे गृध्रसी कहते हैं। पेन इस तरह से होता है। अब अगर कारणों की बात की जाए, इसके निदान क्या है, तो जो वात प्रकोपक सभी निदान गृध्रसी रोग के भी निदान माने जाते हैं। अतः वात व्याधियाँ, ये वात लिखा है, वात व्याधियों के सभी निदानों को गृध्रसी रोग का भी निदान समझना चाहिए। तो अब वात व्याधियों के निदान क्या होते हैं उसके बारे में मैंने वात व्याधि के अंतर्गत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है।
सो उसके जो निदान हैं वे गृध्रसी रोग के निदान भी समझना चाहिए। इसी के साथ साथ मृदुशैया पर आसन या आसन पर अधिक देर तक शयन करना या बैठे रहना, ठीक है, अत्यधिक पैदल चलना और आघात लगना, ये सब भी गृध्रसी रोग के निदान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मंदाग्नि, श्मशान और विषम आसन भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाए उत्पन्न किस तरह से होता है, तो इसकी संप्राप्ति में बताया गया है कि मंदाग्नि, श्मशान, विषमासन, विभिन्न प्रकार के वात प्रकोपक आहार विहार, जो निदान के बारे में हमने अभी वात व्याधि के अंतर्गत डिस्कस किया था, इनका सेवन करने पर वात दोष अथवा वात एवं कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं। या तो वात दोष कपित होगा या तो वात और कफ दोनों दूषित हो जाएंगे तथा रस रक्तादि स्रोतों में अधिष्ठित होकर कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा एवं पैर में शूल उत्पन्न करते हैं और इसे ही गृध्रसी रोग से जाना जाता है। तो वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से वात और कफ दोष प्रकोपित हुए, जिससे रस रक्तादि स्रोतों में, जिसके बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था परिचय में, रक्तवा स्रोतस, मांसवा स्रोतस, प्राणवा स्रोतस और मेदवा स्रोतस, इसमें अधिष्ठित होकर कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा, जो इसकी पीड़ा जहाँ जहाँ महसूस होती है वहाँ एवं पैर में शूल उत्पन्न करते हैं और इसे ही गृध्रसी रोग के नाम से जाना जाता है। अगर संप्राप्ति चक्र देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देखिए, वेदविधि निदान सेवन मतलब वात और कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन, इसी के साथ ही साथ वात अथवा कफ दोष का प्रकोप, ठीक है, होता है। फिर इसके बाद सिरा, धमनी, नाड़ी आदि में वात का आवरण एवं दोषों का अधिष्ठान, ये स्रोतस की बात की गई है। धमनी, नाड़ी, सिरा आदि में वात का आवरण और दोषों का अधिष्ठान होता है, जिसके कारण रस की दुष्टि होती है, रक्त की दुष्टि होती है, मांस की दुष्टि भी हो सकती है और जिसके अंततः फलस्वरूप गृध्रसी रोग उत्पन्न होता है। अगर संप्राप्ति घटक की बात की जाए तो ये हो गया संप्राप्ति चक्र, जिसमें वात का और कफ आदि का सेवन होता है और जिससे वात और कफ दोष का प्रकोप होता है। धमनी, शिरा, नाड़ी आदि में वात का आवरण एवं दोष का अधिष्ठान होता है, जिसके कारण से रस, रक्त और मांस आदि की दुष्टि होती है और जिसके कारण गृध्रसी रोग उत्पन्न होता है। सो ये हो गई संप्राप्ति। अब इसके बाद अगर इसके संप्राप्ति घटक की बात की जाए तो दोषों की बात की जाए तो वात और कफ प्रधान त्रिदोष होते हैं। दुष्यों की बात की जाए तो रक्त, मांस, मेद और नाली संस्थान की दुष्य होते हैं। इसमें अधिष्ठान की बात की जाए तो एक कटी, उरु, जानु, जंघा और पैर में ये जो रोग है ये अधिष्ठित होता है। स्रोतस की बात की जाए तो रक्तवाह, मांसवाह, मेदवाह और अस्थिवाह स्रोतस की बात आती है यहाँ पे। स्रोतोदुष्टि प्रकार, तो स्रोतोदुष्टि संग में और शिरा ग्रंथि प्रकार का दुष्टि होती है। अग्नि की स्थिति की बात की जाए तो विषमाग्नि और मंदाग्नि होती है। व्याधि का स्वभाव तो ये आशुकारी और चिरकारी व्याधि होती है। साध्यता असाध्यता की बात की जाए तो सामान्यतः ये कृच्छ साध्य व्याधि बताई गई है। अब इसके बाद अगर इसके सामान्य लक्षणों की बात की जाए तो इसमें स्फिक प्रदेश से वेदना का प्रारंभ होना, ठीक है, तो स्फिक प्रदेश से वेदना का प्रारंभ होना, उसके बाद तो स्फिक प्रदेश से वेदना का प्रारंभ होने का मतलब है ओरिजिन ऑफ पेन फ्रॉम हिप रीजन, और फिर वेदना जो है क्रमशः कटी, पुरु, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा और पैर की ओर जाती है। फिर वो जो पेन है वो रेडिएट होता है हिप से थाई की ओर, फिर नी की ओर, फिर लेग की ओर और फिर फुट के पोस्टीरियर की तरफ पेन रेडिएट होता है। पैर में स्तंभन मतलब स्टिफनेस इन लेग महसूस होती है, ठीक है। सभी प्रभावित भाग में सुई चुभने के समान वेदना तथा स्पंदन होता है। नीडलिंग पेन इन द इफेक्टेड पार्ट्स एंड पल्सेशंस होती हैं। वात कफज गृध्रसी में इन लक्षणों के अतिरिक्त तंद्रा, शरीर में भारीपन तथा अरोचक के भी लक्षण मिलते हैं। तंद्रा मतलब डाउनीनेस होता है, शरीर में भारीपन, हैवीनेस इन बॉडी, और अरोचक मतलब एनोरेक्सिया के लक्षण भी इसमें मिलते हैं। अब अगर भेद की बात की जाए तो वातज गृध्रसी होती है और वात कफज गृध्रसी आचार्यों ने बताई है। अगर वातज गृध्रसी के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें जैसे सुई चुभने के समान वेदना होती है, ठीक है, मतलब शूटिंग टाइप पेन होता है। शरीर में टेढ़ापन, ठीक है, टिपिकल पोस्चर कर्व्ड ऑफ लेग एंड बॉडी देखने को मिल सकता है। कटी, उरु, जानु और संधियों में स्तंभन एवं स्फुरण मतलब स्टिफनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन जॉइंट ऑफ वेस्ट, थाई एंड नी।
अगर वात कफज ग्रंथरसी के लक्षणों की बात की जाए तो अग्निमांद मतलब पुअर एपेटाइट देख सकते हैं, तांद्रा ड्राउजीनेस देख सकते हैं, एक्सेसिव सलाइवेशन, ठीक है, मुख से लाला स्राव अधिक होता है, और भक्तुद्वेष मतलब एनोरेक्सिया, ठीक है, खाने पीने का मन नहीं करता। ये हो गया इसके दोषानुसार मतलब वो भेदानुसार लक्षण। सो ये हो गया इसके भेदानुसार लक्षण। अब देखें अगर इसकी साध्यता असाध्यता कि किस प्रकार की ग्रंथरसी साध्य होती है, किस प्रकार की असाध्य होती है, तो प्रायः जनरली देखा जाए तो ग्रंथरसी रोग जो होता है ये कृच्छ साध्य होता है। जीर्ण ग्रंथरसी जो होती है वो असाध्य होती है। जो ग्रंथरसी रोग जीर्ण हो गया है वो असाध्य मानी जाती है, और वात कफज ग्रंथरसी है ये जनरली साध्य मानी जाती है और साध्य भी होती है। उचित प्रकार से अगर आहार विहार और औषध का सेवन किया जाए तो वात कफज ग्रंथरसी साध्य होती है। इसके बाद अगर देखा जाए इसकी चिकित्सा के बारे में, मतलब इसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है, तो इसमें कंडरा गुल्फ के बीच में शिरावेद करना चाहिए। शिरावेद या फिर अग्निकर्म कर सकते हैं, अनुवासन और निरूह बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ कंडरा एवं गुल्फ के बीच में अग्निकर्म भी कर सकते हैं। इसके बाद वमन विरेचन और के पश्चात स्नेह बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। आम रहित और दीप्ताग्नि होने पर भी स्नेह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। आम रहित और दीप्ताग्नि होने पर ही स्नेह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गया इसका चिकित्सा सिद्धांत। अब अगर देखें चिकित्सा किस प्रकार की जाती है, तो अगर शोधन चिकित्सा की बात की जाए तो सर्वप्रथम प्रसारणी तैल या महाविषगर्भ तैल से स्थानीय अभ्यंग करें। जिस पैर में ग्रंथरसी रोग के लक्षण हैं, जिस पैर में ग्रंथरसी रोग हुआ है वहाँ पे अभ्यंग करना चाहिए। इसके बाद वातहर द्रव्यों से स्वेदन करना चाहिए। वात कफज ग्रंथरसी में विशेषकर रुक्ष स्वेदन जैसे बालूका स्वेद और सेंधन लवण की पुटली बनाकर स्वेदन करना चाहिए। सैंधव आदि तैल की अनुवासन बस्ती तथा एरंड मूल आदि क्वाथ की निरूह बस्ती इसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी मानी जाती है। विबंध की स्थिति में विरेचन योगों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गया शोधन चिकित्सा। अब अगर समन चिकित्सा की बात की जाए तो ग्रंथरसी रोग की समन चिकित्सा के लिए वात व्याधियों में वर्णित सभी योग लाभकारी हैं। तो वात व्याधि की चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसीलिए उन्हीं योगों को युक्तिपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद कई बार आदर्श चिकित्सा पत्र पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो रासनादी गुगुलू 250 mg, अग्नितुंडी वटी 250 mg और समीर पन्नाग्रग 125 mg दिन में 2 बार मधु या निर्गुंडी पत्र स्वरस के साथ दे सकते हैं। दूसरे अगर योग की बात की जाए तो अजमोदादि चूर्ण को 2 ग्राम, शंख भस्म को 250 mg, इसको दिन में 2 बार कुष्ण जल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। या फिर भोजनोत्तर अश्वगंधा रिष्ट और दशमूला रिष्ट 20-20 ml लेकर के दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। रसोन क्षीर पाक या एरंड मूल क्वाथ को 25 ग्राम दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्नेह की बात की जाए तो एरंड स्नेह 20 ml दिन में 1 बार और 7 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं दूध के साथ। और पंचकर्म में देखा जाए तो सैंधवादी तैल या फिर महाविषगर्भ तैल का स्थानिक अभ्यंग या स्थानिक नाड़ी स्वेदन या पुटली स्वेदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही साथ सैंधवादी तैल का प्रयोग कर सकते हैं। रस भस्म पिष्टि की बात अगर की जाए तो वात गजंकुश रस, वात विध्वंसक रस, ठीक है, चूर्ण में त्रिकटु चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, ठीक है, वटी में त्रयोदशांग गुगलू का प्रयोग भी कर सकते हैं। से हो गया आदर्श चिकित्सा पत्र, मतलब कौन कौन से जो योग हैं, किस तरह के योग बना करके इस व्याधि में दिया जा सकता है। अब अगर योगासन और नेचुरल थेरेपी की बात की जाए, ठीक है, तो ग्रंथरसी रोग में मुख्यतः ग्रंथरसी नाड़ी पर दबाव पड़ता है जिसके कारण से पेन होता है। इसीलिए श्वासन और सुखासन आदि अधिक लाभ कारण होते हैं। शवासन और सुखासन अधिक लाभदायक होते हैं। इसी के साथ साथ ग्रंथरसी रोग में इस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए जिससे ग्रंथरसी नाड़ी पर अधिक दबाव ना पड़े। जो सियाटिक नर्व है उस पर अधिक दबाव ना पड़े। ठीक है, हल्के हाथ से ग्रंथरसी नाड़ी प्रदेश में मर्दन करना चाहिए, हल्के मसाज करना चाहिए। इसी के साथ साथ उष्ण जल से कटी स्नान या वाष्प स्नान कर सकते हैं। पथ्य की बात की जाए तो वात व्याधि के अनुसार ही होगा।
ठीक है, अब इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। और इसमें हम लोगों ने गृध्रसी रोग के बारे में जो आयुर्वेद में वर्णन है उसके बारे में पढ़ा। और आपको वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो रोग है ये यूजी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।